नमस्कार मित्रों। बैनामे को लेकर हमें काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। आज मैं आपको बैनामे के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार बैनामा लिखाते समय या बैनामा कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम बैनामा तो लिखा लेते हैं और बाद में हमको पता चलता है कि गलत व्यक्ति द्वारा बैनामा लिख दिया गया और अराजी जिसकी नहीं थी उसके द्वारा लिख दिया गया या कम लिख दिया गया, या फिर सरकारी ज़मीन कभी कभी कुछ लोग अपना दिखाकर बैनामा कर देते हैं, या पहले से बेची हुई ज़मीन का बैनामा कर देते हैं। तो हमारा पैसा फंस जाता है और हमें मुकदमों से गुजरना पड़ता है और बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। तो मैं बताना चाहूँगा कुछ सावधानियाँ कि आप बैनामा लिखाते समय आप क्या क्या ध्यान रखें। देखिए, ज़मीन ज़मीन कई किस्म की होती है। जैसे अगर गांव की भूमिधरी ज़मीन है, संक्रमणी भूमिधरी जिस ज़मीन जिसको कहते हैं, तो उसकी खतौनी निकलती है, कंप्यूटराइज खतौनी उसका नेट से निकल आता है, तहसील से भी प्रमाणित मिलता है। और दूसरे ज़मीन है कि अगर गांव की आबादी की ज़मीन है, और तीसरा ज़मीन की अगर शहर की भूमि है, नगर पालिका या नगर निगम की ज़मीन है। तो सबके बारे में अलग अलग तरह से हमको निरीक्षण करना होगा, देखना होगा। जैसे ज़्यादातर बैनामे संक्रमणी भूमिधर के होते हैं। संक्रमणी भूमिधरी मतलब साधारण भाषा में कह सकते हैं कृषिक भूमि, या ऐसी भूमि जो जोती बोई जाती हो, इसमें फसलें पैदा की जाती हैं। तो ऐसे में कोई बहुत दिक्कत नहीं होता, क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम वो ज़मीन होती है उसका नाम खतौनी में, अगर आप खतौनी निकलवाएंगे तो खतौनी बड़े आराम से निकल आती है। उसका ऐप भी है, निकल आता है उससे। तो अगर वो व्यक्ति उस व्यक्ति के नाम है जिससे आप बैनामा लिखाना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति के नाम खतौनी में खातेदार के स्थान पर उसका नाम दर्ज होगा, नाम दर्ज होगा, पिता का नाम, पता और अराजी। अराजी को आप प्लाट संख्या या उसी को खसरा संख्या या उसी को गाटा संख्या भी कहते हैं। तो जिस भी प्लाट का आप बैनामा कराना चाहते हो गाटे का, तो देख लें कि वह उस व्यक्ति के नाम दर्ज है कि नहीं जो आपको बैनामा करना चाहता है। और दूसरे आदेश का कॉलम भी खतौनी में होता है। तो आदेश के कॉलम में ये देख लें कि कहीं कोई आदेश ऐसा तो नहीं है कि उसने किसी को बैनामा कर दिया है। तो आदेश का कॉलम उसी खतौनी में रहता है, तो उस आदेश का कॉलम देख लें। अगर और एक चीज़ और देख लें कि जिस जिस जगह की जगह की ज़मीन है, जिस तहसील की ज़मीन है, वहाँ के रजिस्ट्री ऑफिस में जा कर के उस गांव का कम से कम 12 साल के रजिस्टर का, बैनामे का जो रजिस्टर होता है उसका इंस्पेक्शन, उसका मुआयना कर लीजिए। उससे क्लियर हो जाता है कि कभी कभी क्योंकि खतौनी में नाम नहीं चढ़ पाता, बैनामा हो जाता है। तो ये ज़रूरी है कि आप 12 साल का कम से कम मुआयना कर लें, इंस्पेक्शन कर लें, स्वयं देख लें या वकील के माध्यम से कि इस व्यक्ति ने, क्योंकि गांव का उसमें अल्फ़ाबेटिकली मिल जाता है रजिस्टर में, तो इस व्यक्ति ने कोई किसी दूसरे व्यक्ति को तो बैनामा नहीं किया है। तो इस तरह से क्लियर हो जाता है। और इसके बाद आप चाहें तो लेखपाल से भी मिल सकते हैं और जानकारी लेने के लिए। लेखपाल के पास क्योंकि सारे राजस्व के कागजात, ज़मीन के कागजात होते हैं, इसलिए आप उससे भी मिल सकते हैं। और पूरी तरह छानबीन करने के बाद, और यह भी देखिए कि जो बैनामा आदमी कर रहा है वही व्यक्ति है, उसका आधार कार्ड, और अगर पहचान का व्यक्ति है तब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी अनजान लोगों से कुछ मध्यस्थता करने वाले लोग, तो वो ज़्यादा फर्जी काम और धोखाधड़ी करते हैं। और स्पष्ट रूप से आप जब बैनामा कर रहे हो तो रजिस्ट्रार के समक्ष पेश होकर के और अपनी जो बात है पूरी तरह से बताएं। केवल वहाँ के बाबू के भरोसे, क्लर्क के भरोसे न रहें कि जो हो रहा है सही हो रहा है। और दूसरे
अगर गांव की आबादी का जमीन है, उसका बैनामा कोई आपको लिखने जा रहा है, तो आबादी का कोई एक ही नंबर होता है। जैसे पूरा मोहल्ला है, पूरा एक मोहल्ला है, पूरी एक बस्ती है, तो उसका ज़्यादातर एक एक ही नंबर में सब लोग बसे होते हैं, पुरानी आबादी जो होती है। तो उसका नंबर आप लिखा भी सकते हैं और बहुत ज़रूरी नहीं है उसका नंबर, क्योंकि आबादी का बैनामा चौहद्दी से ही पर्याप्त होता है। बट ये देखना ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति से आप बैनामा करा रहे हैं कि उसका कितना अंश है। से पिता, अगर कोई पिता मर गए हैं, 3 भाई हैं, तो निश्चित है कि उनकी 1/3 मकान में, या आबादी की पूरी ज़मीन और मकान लेके उसका 1/3 अंश होना चाहिए। तो उनका उतना ही अंश आप लिखा सकते हैं। और उसके क्लियर जो है 4 बाउंड्रीज, कहने का मतलब चौहद्दी, उसको दर्शा दें, बैनामे में लिखा रहे। और फिर और शहर की जो ज़मीन होती है, नगर पालिका की जो ज़मीन होती है, उसमें उसका असेसमेंट होता है। अगर मकान है तो निश्चित ही असेसमेंट होगा, जो कि नगर पालिका से मिलता है। उसको कर निर्धारण सूची कहते हैं। और उसमें मकान मालिक का नाम, जिस नंबर का मकान है उसके मकान मालिक का नाम उस कर निर्धारण सूची में दर्ज रहता है। यहाँ तक कि उसके किराएदारों का नाम भी दर्ज रहता है, मकान संख्या दर्ज रहती है। और तो इस तरह आप वहाँ से मुआयना कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह किस व्यक्ति के नाम से है। और सबसे बड़ी जो लोग लापरवाही करते हैं, मुकदमे आते हैं, मैं देखता हूँ कि वो तय होता है तो लोग विश्वास में कि चलो 20 लाख में, मान लीजिए कोई बैनामा 20 लाख में दर्ज है, तो ये है कहने की चलो बैनामे में लिखा दो कि मैंने 20 लाख रुपया प्राप्त कर लिया है, पूरा रुपया, पूरा जड़ संबंध प्राप्त कर लिया है, और बाद में आपको दे देंगे। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि वो बैनामे में लिख तो देते हैं, लेकिन बाद में वो उनकी नीयत खराब हो जाती है। आपको 10 लाख रुपए दिए हैं, मान लीजिए 10 लाख रुपए नहीं दिए, तो आपके पास कोई उपाय नहीं रहता, क्योंकि आप निष्पादित कर देते हैं, दस्तखत कर देते हैं। तो ये माना जाता है कि आपने, अगर आपके बैनामे में लिखा हुआ कि मैंने कुल रुपया प्राप्त कर लिया, तो यानी आपने रुपया प्राप्त कर लिया। फिर आपके सामने, आप न्यायालय के समक्ष, न्यायालय नहीं मानेगी कि आपने रुपया प्राप्त नहीं किया है। तो कभी ऐसा ना करें, पूरा रुपया प्राप्त करके तब बैनामा निष्पादित करें। और किसी व्यक्ति को जो जानकार हो, वकील हो कोई, उसको भी साथ लेकर जरूर जाएं और उस दस्तावेज को एक बार पूरा पढ़ लें। क्योंकि कभी कभी पता चला कि आप बैनामा कराने जा रहे हैं और दूसरा दस्तावेज लिख दिया गया है, या तो इस तरह से बाद में आपको कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, और आप अनायास फंस जाते हैं, आपका पैसा फंस जाता है, और वो पैसा भी वापस नहीं होता। इसलिए बहुत सावधानी बरतने के बाद और इतने मुआयने करने के बाद आप जो है किसी ज़मीन का बैनामा कराएं, और पूरी तरह से उस दस्तावेज को अच्छी तरह से पढ़ लें, और ये ज़रूर देख लें कि जिसका बैनामा आपने जिस राजी का बैनामा आप लिखा रहे हैं, तो वही व्यक्ति है और वो उस ज़मीन का स्वामी है। नहीं तो बैनामा निरस्तीकरण के हजारों लाखों करोड़ों मुकदमे देश में पेंडिंग है, और बाद में बहुत ही झेलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। तो आप लोगों को जानकारी देके खुशी हुई।